हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो टुडे हम लोग जा रहे हैं पढ़ने द क्राउन रूल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी आपका जो है कवर कर लिया था द कंपनी रूल। आज हम लोग द क्राउन रूल को कवर करने जा रहे हैं। तो द टुडे टॉपिक इज द क्राउन रूल। द क्राउन रूल। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक को ओवरऑल कवर करेंगे। हमारी टॉपिक का मेजर एम यही होगा कि हमको इसी को कवर करना है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम क्राउन रूल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कंपनी रूल में लास्ट क्लास में बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हल्का सा हम क्या करते हैं कि हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था उसका हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। ठीक है, ओके, फाइन। ठीक है, हल्का सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 1600s में आपकी कंपनी जो है वो इंडिया में आती है इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मेयर ट्रेडर्स के फॉर्म में इंडिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके 1858 तक आते आते आपका कंपनी जो है वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन को सौंप देती है। अब इंडिया का जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्राउन के हाथों में आ जाता है। ठीक है, सेवरल एक्ट्स इस दौरान आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। इतनी चीज़ हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इंडिया में रूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा कंपनी रूल, दूसरा था हमारा क्राउन रूल। ठीक है, एक था हमारा कंपनी रूल, दूसरा था हमारा क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंतर्गत आपके कई सारे एक्ट्स आए थे। सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। उसके बाद आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद आपका चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट में हमारे पास सबसे पहले 1813 का आया था। ठीक है, फिर हमारे पास चार्टर एक्ट आया था 1833 का। 1833 का। उसके बाद पहले हमारे पास एक एक्ट आया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड्स को लेके हमारे पास एक्ट आया था। और हमारे पास 1858 का एक एक्ट आया था। ठीक है, 1858 का एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, प्लस आपका गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आया था। फिर हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था। अमेंडमेंट एक्ट हमारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें क्या था, आपका मोर पावर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर जो थी उसको बढ़ाया गया। फिर आपका गवर्नर जनरल जो है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, ये किसके अंदर में आ गई, तो ये गवर्नर जनरल के अंडर में इसको किया गया। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये आपका ट्रेड से जुड़ा हुआ था। 1813 ये आपका ट्रेड से जुड़ा हुआ था। ट्रेड किसका, तो ट्रेड आपका ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड मोनोपोली मोनोपोली को एंड किया गया, केवल एक्सेप्ट फॉर टी का ट्रेड एंड आपका चाइना का ट्रेडिंग। ठीक है, इंडिया में एजुकेशन लाई गई, प्लस इंडिया में आपकी क्रिश्चियनिटी को लाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी दो डिमांड थी, एक इनको कमांडर चीफ ऑफ इंडिया बनाना है, दूसरी चीज़ आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को ये जो है उसके सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगे। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1833 का आया था और चार्टर एक्ट 1558 का। ठीक है, तो कल हमने लास्ट क्लास में इतनी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं द क्राउन रूल को। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस रिवीजन वाले पार्ट को थोड़ा सा अपना ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ख़त्म कर दें यहाँ से। ओके, नाउ हम जो है कल हमने लास्ट क्लास में आपका कंपनी रूल पढ़ा था। कंपनी रूल में हमारे पास कई सारे एक्ट आए थे। सेम उसी तरह आज हम आपका क्राउन रूल पढ़ेंगे। 1858 के बाद से इंडिया में क्राउन रूल आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्राउन रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका जितना भी पावर थी, ठीक है, जितनी भी आपकी पावर थी वो ब्रिटिश के डायरेक्टली हाथ में आ गई थी। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथ में आपकी पावर आ गई थी। ठीक है, इंडिया को रूल करने की।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द क्राउन, द क्राउन रूल। ठीक है, द क्राउन रूल। अब हमारे पास ये जो क्राउन का रूल है, ठीक है, ये हमारा, इसका टाइमलाइन कितना है, तो इसका टाइमलाइन बेसिकली, ओके, सो इसका टाइमलाइन कितना है, इसका टाइमलाइन बेसिकली 1858 से 1947 तक है। 1858 से 1947 तक इसका टाइमलाइन है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हमारे पास कई सारे एक्ट आते हैं। अब जो हमारे पास एक्ट आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ठीक है, इसके बाद इसके सर्टेन फीचर्स होंगे। हमारे पास दूसरा एक्ट, ये हमारा फर्स्ट एक्ट था। हमारे पास जो दूसरा एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, हमारे पास दूसरा जो एक्ट आता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हमारे पास जो तीसरा एक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है, वो आपका इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आएगा। ठीक है, हमारे पास जो फोर्थ एक्ट आएगा वो आएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर हमारे पास जो फिफ्थ एक्ट आएगा वो आएगा आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। अब लिसन, आपका ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और यहाँ से आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आएंगे ये सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं आपके, क्योंकि अब यही एक्ट्स हैं जो आगे चल के इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसके बाद एक लास्ट एक्ट आएगा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास सिक्स्थ एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये मेजर हमारे पास जो है 6 एक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में अब आएंगे क्राउन रूल के तहत। ठीक है, क्राउन रूल क्या है, तो देखो लास्ट मैंने क्लास में आपको थोड़ा सा बता दिया था कि क्राउन रूल आपका होता क्या है। ठीक है, क्राउन रूल आपका क्या होता है, द पावर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली गोज अंडर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, डायरेक्टली आपकी इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्राउन एक्ट कहते हैं। लास्ट हमारा एक्ट जो था वो हमारा 1773, आपका कंपनी रूल आपका 1773 से स्टार्ट हुआ और 1858 पे ख़त्म हुआ। क्राउन एक्ट आपका 1858 से स्टार्ट होकर 1847 मीन्स इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम ख़त्म होगा। आपके पास 6 मेजर एक्ट्स हैं, इन्हीं के फीचर्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट, एक एक करके हम इनके फीचर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका एक्ट आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट एक्ट आता है वो है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब क्या है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हर एक्ट के कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, तो इसके भी फीचर्स है। पहली चीज़ देखो, this significant act was enacted in the wake of revolt of 1857 started after revolt of 1857। आप में से जिसको नहीं पता कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या थी, इसे फर्स्ट
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। देखो, इसके ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि क्यों कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में आपके कई सारे इंडियन प्लीजेंट्री, इंडियन फार्मर्स, इंडिया के बड़े बड़े प्रिंसेस ने हिस्सा लिया था कि हम ब्रिटिश को इंडिया से भगाएं। ठीक है, तो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी, ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। सिपॉय म्यूटिनी का सिंपल सा मतलब होता है अ रिबेलियन कंडक्टेड बाय सिपॉयज, अ रिबेलियन मिलियन कंडक्टेड बाय सिपॉयज और फार्मर्स। ठीक है, एक ऐसा जो रिबेलियन जो आपका सिपॉयज या फार्मर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाए। ठीक है, नाउ द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब क्या है, एबॉलिश, इसने खत्म कर दिया, एबॉलिश द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर पावर टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये वो एक्ट था जिसमें आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे इंडिया की गवर्नेंस की पावर को लेके इसे ब्रिटिश क्राउन के तहत ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स। ठीक है, वन बाय वन हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो फीचर्स आते हैं, ठीक है, सबसे पहले इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। इंडिया to be governed बाय क्राउन। ठीक है, इंडिया को क्राउन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। क्राउन कैसे, तो आपका जो ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश की रानी को द्वारा इंडिया जो है, इंडिया का गवर्नेंस किया जाएगा। इट चेंज द डिसिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के नाउ द इट केम द वायसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गवर्नर गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसरॉय के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ को भूलना मत। वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब ये वायसरॉय का होते थे, ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। आपका इंडिया में जो आपके वायसरॉय होते थे वो जो है ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में माने जाते थे। ठीक है, मतलब इंडिया की जितनी भी जो है गवर्नेंस है वो डायरेक्ट वायसरॉय के द्वारा की जाएगी, और वायसरॉय आपके जो क्राउन है उन्हीं के ऑफिशियल एक तरीके से इंडिया में होंगे। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय वायसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया में आपके जो लॉर्ड कैनिंग थे उनको पहला वायसरॉय बनाया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एंडिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताया था। इस एक्ट में उन दोनों को ही खत्म कर दिया गया, हेंस इंडिया में जो आपकी ब्रिटिश की डबल गवर्नेंस चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन।
ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेवलप्ड। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्या था? कंट्रोल ऑफ फुल गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एक नया ऑफिस डेवलप किया गया ब्रिटिश क्राउन के तहत, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस डेवलप किया गया। आपका जितना भी, ठीक है, जितना भी इंडिया का गवर्नेंस था वो इन्हीं सेक्रेटरी के द्वारा अब किया जाएगा। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होता था। ठीक है, ये आपका मेंबर होता था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। आपका जो ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसका एक मेंबर, उसी को आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चुना जाता था। ठीक है, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो बंदा होता था जिसको आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में बैठाया जाता था, ये आपके डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत काम करता था। ये आपके ब्रिटिशर्स डायरेक्ट जितने भी ऑर्डर्स होते थे उसको उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलते थे। ठीक है, दूसरी चीज आती है, इट एस्टैब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया डेवलप। ठीक है, एक 15 मेंबर काउंसिल को डेवलप किया गया। ठीक है, ये 15 मेंबर काउंसिल क्या थी? टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये किस लिए बनाई गई थी? तो मैंने आपको यहाँ पे सेक्रेटरी के बारे में बताया, फॉर असिस्टिंग असिस्टिंग द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनके तहत अब इंडिया का जितना भी गवर्नेंस है वो होने वाला है, ठीक है, उन्हीं को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी एंड वाज मेड अप ऑफ एन चेयरमैन। ये बेसिकली आपकी एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बॉडी होती थी। ठीक है, ये आपके जो सेक्रेटरी होते थे उनको एडवाइस देने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपकी, इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued in India and in England in council। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, काउंसिल, ठीक है, एज बॉडी कॉर्पोरेट। ये आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करती थी। कॉर्पोरेट पावर टू sue और कैन बी sued। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मुकदमा किया जा सकता था या ये किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती थी। ठीक है, इसका यही मतलब होता है, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, देखो आपका जो सेक्रेटरी होती थी, सेक्रेटरी इन स्टेट, सेक्रेटरी स्टेट में जैसे आपका गवर्नर थे, ठीक है, पहले गवर्नर्स थे, अब यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन जो है वो इन सेक्रेटरी स्टेट्स में भी किए गए। ये आपकी बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करते थे। इनके ऊपर कोई मुकदमा किया जा सकता था या ये कोई भी मुकदमा करवा सकते थे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंग्लैंड में हो। ठीक है, तो आपका 1858 का जो एक्ट था उसके यही फीचर्स थे। द एक्ट ऑफ 1858 however largely confined in the improvement of administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England। ठीक है, मेन एम इसका क्या था? ये जो आपका 1858 का एक्ट आया, इसका मेन एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गुड गवर्नेंस को मेंटेन किया जाए इंडिया में, प्लस इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड में बैठे बैठे इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? एम क्या था? establishing
establishing the control of इंडिया बाय इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में बैठे बैठे किस तरीके से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से कंट्रोल करा जा सके, पहला एम इसका ये था। दूसरी चीज़, इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन एम इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना था इंग्लैंड में बैठे बैठे। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक एक्ट पढ़ लिया, हमारे पास अब दूसरा एक्ट आता है कौन सा, तो बेसिकली इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो दूसरा एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अब जो हमारे पास पहला एक्ट था वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये वाला एक्ट आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट है। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू सीक द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंडियंस का ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एडमिनिस्टर कर पाएँ। ठीक है, या इंडिया के ऊपर अपनी कंट्रोल को मेंटेन कर पाएँ। देखो, किसी भी स्टेट में जब कोई राजा बदलता है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि उस स्टेट में उस जनता को सबसे पहला काम है कि उस राजा को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तभी वो राजा वहाँ काम कर पाएगा। सेम यही चीज़ हुई कि ब्रिटिश चाहते थे कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लोग हमें सपोर्ट करें, तभी हम इंडिया में अपना पावरफुल कंट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, in pursuance of this policy of association, three acts were enacted in 1861, 92, and 1909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and the political history of India. आपका one of the most important act of Indian Council Act माना जाता है। ठीक है, ये क्यों लाया गया अभी इसका मैं आपको बताते हैं। ठीक है, ओके, अब इस एक्ट का मेजर फीचर्स क्या थे। फीचर्स देखो, पहली चीज आती है इट मेड अ बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। पहली चीज आती है इट मेड अ बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। रिप्रेजेंटेटिव institutions by allowing Indians in law making process। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अलाउ किया इंडियंस को कि इंडियंस भी अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में आराम से हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इसने इंडियंस को अलाउ कर दिया कि आप देखो ऐसा है, आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में आराम से हिस्सा ले सकते हो। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इसने शुरू कर दिया। इट थस प्रोवाइड्स दैट द वायसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। वायसरॉय टू नॉमिनेट वायसरॉय टू नॉमिनेट some Indians as non-official members इन काउंसिल। अभी लास्ट उसमें मैंने आपको एक बताया कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जो सेक्रेटरी को, ठीक है, असिस्ट करेगी। नाउ वायसरॉय से ये कहा गया कि उस काउंसिल में कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह एसोसिएट करवाना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द देन वायसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू दिस लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने आपके 3 ऐसे इंडियंस थे जिनको इसके अंदर जो है रखवाया था। ठीक है, क्योंकि इंडिया के कुछ मेंबर्स को इसके तहत रखवाना था। ठीक है, इसके तहत नॉमिनेट करना था, तो लॉर्ड वायसरॉय ने थ्री इंडियंस को नॉमिनेट किया था बाय कैनिंग। ठीक है, आपके जो लॉर्ड कैनिंग थे, कौन थे वो 3 इंडियंस,
ठीक है। सबसे पहले थे आपके सबसे पहले आपके आते थे द राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। ठीक है, राजा ऑफ बनारस को नॉमिनेट किया गया था। दूसरी महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला को नॉमिनेट किया गया था। और तीसरे मेंबर्स जो थे सर दिनकर राव, दिनकर राव। ठीक है, ये तीन ऐसे मेंबर्स थे जिनको आपका ब्रिटिश कैबिनेट के सॉरी आपका जो वायसरॉय थे उन्होंने नॉमिनेट किया था इंडिया जो है उनके काउंसिल में। ठीक है, नाउ इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में ये जो एक्ट था इसने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब क्या है इंडिया में सेकेंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, अभी तक जितनी भी पावर थी वो डायरेक्ट आपके वायसरॉय के हाथ में थी या डायरेक्ट आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। उनसे पावर को निकाल के थोड़ा सा इसे डिसेंट्रलाइज किया गया बाय स्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। कैसे किया गया, बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो पावर थी उसको लेके डायरेक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में दे दिया गया था। हाउएवर इस एक्ट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके तहत जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की पावर ले ली गई थी और बंगाल को दे दी गई थी उसको वापस से उनको दे दिया गया। ठीक है, नाउ रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, फिर आता है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस्टेब्लिशमेंट लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो आपकी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ठीक है, एंड पंजाब में, पंजाब। तो यहाँ पर आपकी एक नई न्यू लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेटिव को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, वो 1962 1986 एंड 19 सॉरी 1862 1880 1862 1886 एंड 1897। ठीक है, 1862 1886 और 1897 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन तीन जगह पे इस्टेब्लिश किया गया। नाउ इट एम्पावर द वायसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। पावर ऑफ वायसरॉय to make rule to make rules for what, for convenient transaction ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपका जो ब्रिटिश का बिजनेस था इंडिया में उसका कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो सके, सॉरी उसका ठीक तरीके से उसको चलाया जा सके, इसके लिए वायसरॉय को इतनी पावर दे दी गई। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इसमें एक और खासियत थी, इसमें एक नई चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया उसे आप पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हो। ठीक है, क्या है ये पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या सेंस होता है, portfolio system is basically under this a member of the viceroy's council was made in charge of one or more departments of government and was authorized to issue final orders on behalf of council of matters of his department।
पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, वन मेंबर ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल का मेंबर होता है टू बी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको किसी भी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है। वन मेंबर ऑफ द काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मैटर। इंचार्ज बनाया जाता है डिपार्टमेंट का ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, he has the final decision on matters, he has the final decision on matters on behalf of council, on behalf of council, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। नाउ पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत क्या किया गया कि एक बंदा, ठीक है, आपका जो मान लो ये जो आपकी जो सेक्रेटरी, ये जो आपकी वायसरॉय की काउंसिल बनी है, इसमें का एक बंदा, इसको आपका एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता था, इंचार्ज बना दिया जाता था, और इसको इतनी पावर दे दी जाती थी कि वो फाइनल डिसीजन ले सकता था ऑन बिहाफ ऑफ द मैटर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। कि अब आपको डायरेक्ट मान लो अगर एक आपके पास ऑफिस है, ठीक है, एक आपका ऑफिस है, उसमें कोई डिसीजन लेना है, तो अब आपको रैदर दैन कि आप डायरेक्ट काउंसिल के पास जाओ, ठीक है, डायरेक्ट आप काउंसिल के पास जाओ फॉर डिसीजन, इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। इसकी बजाय अब आप क्या करते थे, डायरेक्ट पोर्टफोलियो में आप जो बंदा, ठीक है, जो इंचार्ज है, आप डायरेक्ट उसी से अपना जो है डिसीजन लेवा सकते थे, ठीक है, तो आपको काउंसिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ायदा क्या होता था इससे, एफिशिएंसी जो थी, एफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग, ठीक है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती थी, और दूसरा ये टाइम सेविंग करता था, ठीक है, टाइम सेविंग फॉर ब्रिटिश, इसीलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको लाया गया था। नाउ it empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence on the legislative council। एक और चीज थी, द पावर ओके, बहुत हमारे पास छोटी सी जगह है, वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो आपके ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। वैसे उस समय पावर जो थी ऑर्डिनेंस इशू की, वो आपके वायसरॉय को दे दी गई 6 मंथ, इसका टाइम पीरियड 6 मंथ्स का ही होता था, ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो होता था वो 6 मंथ्स का ही होता था, ठीक है, उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाता था। नाउ ये हो गया आपका पहला एक्ट, ये हो गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये इसके इतने फीचर्स थे। अब बात आती है एक और एक्ट की, उसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का कहा जाता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड एक्ट आता है वो हमारे पास है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या होगा, इस एक्ट में आएगा, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे, फीचर्स, सबसे पहले इसमें फीचर क्या था, इसमें आपका जो आपके इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, क्या किया गया,
ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इन काउंसिल, आपकी काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो नंबर था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का वो बढ़ा दिया गया, बट द मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स स्टिल मेंटेन। ठीक है, आपका जो ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी थी उसको स्टिल मेंटेन रखा गया, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाने का मतलब क्या है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। ठीक है, नाउ इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। दूसरी चीज क्या है, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्रीज इन फंक्शन of legislative council प्लस आपकी बजट डिस्कशन की पावर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई। ठीक है, कि अब वो बजट डिस्कस कर सकते थे एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन प्लस एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आपके जो आपकी क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव था, ठीक है, लेजिस्लेटिव उसको इतनी पावर दे दी गई कि ऐसा है अब वो चाहे तो वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, हाउएवर उसमें चेंजेस नहीं ला सकते थे, लेकिन डिस्कशन हो सकती थी। प्लस एग्जीक्यूटिव से आपके जो लेजिस्लेटिव थे वो सवाल जवाब कर सकते थे। ठीक है, तो आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी पावर को बढ़ाया गया। तीसरी चीज़ आती है, इट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें आपकी थर्ड चीज आता है, प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक है, आपका एक तरीके से नॉन ऑफिशियल मेंबर के रिप्रेजेंटेशन को आपके सेंट्रल लेजिस्लेशन में बढ़ाया गया। ठीक है, बाय द वायसरॉय एंड द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाय वायसरॉय on recommendation of provincial legislative council। ठीक है, काउंसिल कि आपके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो आपकी स्टेट्स में काम कर रही है उसके रिकमेंडेशन पर वायसरॉय जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको बढ़ा सकता है। ठीक है, दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपैलिटीज यूनिवर्सिटीज। ठीक है, दिस एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। ठीक है, अब इसका एक खासियत हुई कि ये जो एक्ट थी इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकली। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या निकला, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन किस चीज़ का, इन ऑर्डर टू फिल सम नॉन ऑफिशियल सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेशन।
ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उनको फिल करने के लिए पहली बार इसमें इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउ एवर नॉट यूज इन द एक्ट, द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन। ठीक है। वर्ड इलेक्शन इलेक्शन was not used, process called as nomination। ठीक है। process called as nomination। ठीक है। इस प्रोसेस को ओवरऑल कहीं भी एक्ट में आपका इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को आपका नॉमिनेशन कहा गया। ठीक है। तीसरा जो आपका जो एक्ट आता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। अब ये जो एक्ट है 1909 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। ठीक है। ओके। हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। अब जो हमारे पास एक्ट है वो हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है। ठीक है। नाउ दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉली मिंटो रिफॉर्म। अब ये जो एक्ट है इसका थोड़ा सा अलग एक नाम है, इसे मॉली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज मॉली मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। इसे आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका नाम आया था लॉर्ड मॉर्ले से और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है। सॉरी, आपका जो लॉर्ड मॉर्ले थे जो उस समय सेक्रेटरी थे और जो आपके मिंटो थे वो उस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है। उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो आपका ये जो थे आपके लॉर्ड मॉर्ले और इनके सेक्रेटरी मिस्टर मिंटो। ठीक है। इन्हीं दोनों के, सॉरी, मिंटो और मॉर्ले, इन्हीं दोनों के नाम पे आपका जो है ये जो एक्ट है इसका नाम रखा गया है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स, इसके सर्टेन फीचर्स क्या हैं? पहली चीज़ आती है इसमें, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंस। ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ काउंसिल, काउंसिल दो थी, बोथ बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक है। आपका बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही काउंसिल्स जो थी उनकी जो है, आपका जो साइज़ था उसको इसमें बढ़ा दिया गया था, चाहे वो ऑफिशियल मेंबर्स हों चाहे नॉन ऑफिशियल, दोनों की ही साइज़ को इसमें बढ़ा दिया गया था। ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेज फ्रॉम 6 to 16, फ्रॉम 16 टू 60। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में आपके जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। एंड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव देखो बढ़ाया गया था लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में मतलब कहीं पे आपके ज़्यादा सीट्स बढ़ा दी गई, कहीं पे कम सीट्स बढ़ा दी गई, तो टोटल नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक है। नाउ इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरी चीज़, ऑफिशियल मेजोरिटी आपकी मेंटेन रखी गई, मेंटेन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेशन में ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन रखेगा बट अलाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बट अ majority of non official was allowed in provincial legislation। ठीक है। आपकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन था उसमें आपकी जो नॉन ऑफिशियल्स थी, ठीक है, उसकी मेजॉरिटी को अलाउ किया गया। इसका क्या मतलब है? अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, एक सर्टेन लेवल की, अ सर्टेन लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन
representative power given टू इंडियंस, ठीक है। इंडियंस को एक सर्टेन लेवल की रिप्रेजेंटेटिव पावर दी गई। देखो, मैंने लास्ट एक्ट में आपको ये बताया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जनरली वो इंडियंस हुआ करते थे, जिनको वायसरॉय के रिकमेंडेशन पे वायसरॉय जो थे वो अपनी काउंसिल में नॉमिनेट करते थे। तो अगर आपका प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल सीट्स को मेजॉरिटी में रखा जाने लगा, इसका ये मतलब था कि एक सर्टेन लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पावर अब इंडियंस के हाथ में आ गई है, ठीक है। It provide for the first time association of Indian with Executive Council of Viceroys and Governors, ठीक है। थर्ड चीज क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस with the Executive Council of Viceroy, with the Executive Council ऑफ वायसरॉय। अभी तक जो था हम इंडियंस जो थे वो मेजरली आपका लेजिस्लेशन में ही देखने को मिलते थे, ठीक है। पहली बार क्या हुआ कि आपके जो वायसरॉय थे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वॉज अ लॉ मेंबर, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट member of Viceroy Executive Council, और इनको लाया कैसे गया था? एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। तो आपके जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो पहले ऐसे मेंबर थे जो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे और इनको एज अ लॉ मेंबर की तरह उसमें लाया गया था, ठीक है। नाउ इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, enlarges the deliberative function of council, जो डेलिबरेटिव फंक्शन था काउंसिल का उसको बढ़ाया गया एट बोथ द लेवल्स, ठीक है। मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एट बोथ लेवल, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल हो, दोनों पे ही जो आपके डेलिबरेटिव फंक्शंस थे उसको बढ़ाया गया। डेलिबरेटिव फंक्शन का क्या मतलब है? क्वेश्चन आस्किंग, ठीक है। आपके जो अब मेंबर्स थे वो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछ सकते थे एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछ सकते थे। नाउ इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये पहला ऐसा जो है ऐसा एक्ट था जिसमें इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आपका लेके आया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? इंडिया में किसी जाति, किसी धर्म या किसी चीज़ के आधार पर, एक सिस्टमेटिक आधार पर आप कुछ लोगों को डिवाइड करते हो, ठीक है। फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। किसके लिए लाया गया? तो ये बेसिकली लाया गया फॉर मुस्लिम्स, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट के फॉर्म में 1909 के एक्ट के तहत जो आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसके कॉन्सेप्ट को लाया गया। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी elected by only मुस्लिम वोटर्स, केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी हिंदू बंदा आपका
किसी भी मुस्लिम जो है मेंबर को इलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। थस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म, वॉन मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, आगे चल के इस चीज़ ने इंडिया में कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया और आगे चल के लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा गया, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो टू बी कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। आगे चल के लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा गया, बिकॉज पहली बार उनके एक्ट के तहत ही ये आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसका कॉन्सेप्ट आया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ना केवल हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है भैया, हम क्या कर रहे हैं, हम आपके जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, बिजनेस हो गए, चैम्बर हो गए, कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, दावेदार, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की इन्होंने बात करी, ठीक है। यहाँ से ही हम ले लेते हैं, ऑब्वियसली इस जगह नहीं बची है, ठीक है। क्या हुआ, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉट ओनली मुस्लिम्स बट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स were also given सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि एक सीट पर अगर एक मुस्लिम बंदा जो है खड़ा हो रहा है तो केवल मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो उसको वोट करेंगे और वही उसको जिताएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो ये आपके मेजर इतने एक्ट्स थे, इसके बाद आपका आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। ठीक है, अब आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑन अगस्त 20 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. On 20th August 1917, on 20th August 1917, British British for the first time for the first time introduced its objective of a responsible government in India, ठीक है, सिविल इन इंडिया। पहली बार आपका 20 अगस्त 1917 के टाइम पे आपका ब्रिटिश जो थे उन्होंने पहली बार ऐसा डिक्लेयर किया कि हम जो है हम चाहते हैं कि इंडिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज इनैक्टेड। इसको आगे मॉन्टी क्लेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज also called as Monty Chelmsford एक्ट।
अगेन वही मॉर्ली मिंटो, जैसे आपका मॉर्ली मिंटो आपके वायसरॉय और सेक्रेटरी थे, वैसे ही उनके ही नाम पे, वैसे ही इसको भी आपका मॉन्टेग और क्लेम्सफोर्ड के नाम पे रखा गया है, ठीक है। आपका लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वायसरॉय और मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इस एक्ट के नाम को रखा गया है। नाउ द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, हर एक्ट के हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, इस एक्ट के भी कुछ सर्टेन फीचर्स थे, ठीक है, एक एक करके उनको पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले इसके फीचर्स देखते हैं। पहली चीज़ आती है आपकी, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस बाय डिमार्किंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखो, पहला चीज़ क्या है, डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जैसे देखो, प्रेजेंट टाइम पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारे पास जितनी भी आपके आइटम्स हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया। टॉपिक्स इन द सेंस, जैसे आपका हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया आपका, आपका रेलवे हो गया, आपका पुलिस हो गया, ठीक है। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया है। वैसे ही आपका इस एक्ट में आपका सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर्स लेचर्स वर authorized to make laws on their सब्जेक्ट, ठीक है। आपके जो लेजिस्लेचर्स थे, उनको इतनी पावर दे दी गई कि वो अपने सब्जेक्ट पे बेस्ड लॉज जो हैं उनको बना सकते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर एंड रिजर्व। डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से दो पार्ट थे? सबसे पहले आपका आया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर एंड रिजर्व, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? देखो, द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, ठीक है, बाय गवर्नर। आपके जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, इनको गवर्नर जो है, इनके ऊपर गवर्नर का डिसीजन होगा बाय एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसमें आपके जो गवर्नर जो हैं, उनको एडवाइस करने का काम आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, ठीक है। जो आपके गवर्नर हैं, इनको एडवाइस करने का काम आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होगा, वह टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बाय गवर्नर। इनको भी जो है गवर्नर जो है वही हेड करेंगे, बाय गवर्नर, बट बाय एड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बाय एड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एड से इसको किया जाएगा, ठीक है। विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नर ऑल्सो नोन एज डायरकी। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के इसी को डायरकी सिस्टम कहा गया। डायरकी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डायरकी मतलब अ टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्क विच मीन्स डबल रूल, ठीक है। डायरकी का मतलब होता है आपका एक समय पे एक ही जगह पे डबल रूल का चलना, ठीक है। एक आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट है, एक है आपके पास ये ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक है आपके पास रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक पे आपका, दोनों पे ही आपका जो है एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका गवर्नर का ही है, लेकिन एक में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करें, एक आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एड किया जा रहा है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म।
बायकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। And direct election in the country. The Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature, ठीक है, consisting of upper house and a lower house, ठीक है। बायकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, the legislation to be divided into टू हाउसेस, ठीक है, दो हाउसेस में डिवाइड किया गया। कौन से दो हाउस, अपर एंड लोअर, ठीक है। लेजिस्लेशन को, जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें हमारे पास जो लेजिस्लेशन है उसमें एक लोकसभा है, ठीक है, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, एक राज्यसभा है जिसे स्टेट जो है हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। वैसे ही बायकैमरलिज्म क्या हुआ, उसने लेजिस्लेशन, अभी तक जो आपका एक सिंगल लेजिस्लेशन था उसको दो में डिवाइड कर दिया, एक अपर लेजिस्लेशन, एक लोअर लेजिस्लेशन, ठीक है। अपर लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाने लगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और आपका लोअर लेजिस्लेशन जो है इसको आपका कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाने लगा, ठीक है, legislative assembly. Now the majority of the members of both the houses are chosen by direct election. अब इसमें दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स were chosen by डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स को चूज किया जाने लगा, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस। नाउ इट रिक्वायर्स दैट द 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council were to be Indians, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 of the 6 members of Viceroy Council to be Indian, ठीक है। आपके वायसरॉय की जो काउंसिल है उसमें अगर टोटल 6 मेंबर है तो 3 मेंबर्स उसमें इंडियन होने चाहिए, ठीक है। नाउ इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। अब क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन टू लास्ट हमने देखा था कि लास्ट उसमें आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो केवल मुस्लिम्स को दिया गया था। इसमें जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था वो आपकी सिख को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, ठीक है। तो आपका जो इसमें था, इसमें आपका जो ये था, ठीक है, इसमें आपका सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस, इतने लोगों को आपका सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है। नाउ it granted franchisee to a limited number of people on the basis of property tax and education, ठीक है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। 5, 6 granted franchisee franchise to limited number of people on basis of property tax and education, on basis of property tax एंड एजुकेशन, ठीक है।
प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे बहुत लिमिटेड लोगों को, ठीक है, आपका इलेक्शन की पावर दी गई, ठीक है, जैसे आपकी वोटिंग की पावर है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हमारे पास 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके पास पावर होती है वोट देने की। उस समय क्या किया गया कि बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई, हर इंसान को आपकी वोटिंग देने की वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ लोग जिनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स पे करते थे, जिनके पास सर्टेन अमाउंट की एजुकेशन होती थी, केवल वही लोग आपका वोट कर सकते थे, ठीक है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। आपका क्या हुआ, नया ऑफिस क्रिएट किया गया फॉर हाई कमिश्नर, ठीक है, अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, ठीक है। लंदन में इंडिया के हाई कमिश्नर के लिए एक ऑफिस क्रिएट किया गया एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी। सम functions of secretary are transferred टू हिम। देखो अब एक सवाल आता है कि देखो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सेक्रेटरी का ऑफिस था वो इंडिया में बनाया गया, जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आता है। बात ये आती है कि एक नया हाई कमिश्नर का ऑफिस क्यों बनाया गया लंदन में, क्यों? क्योंकि जो आपका सेक्रेटरी का ऑफिस था वो आपका इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को देखता था। हाउएवर अब ये जो हाई कमिश्नर है, इसने इंग्लैंड में एक ऑफिस क्रिएट कर दिया कि अब जो भी आपके फंक्शन सेक्रेटरी परफॉर्म करता था इंडिया में रह के, कुछ फंक्शंस अब डायरेक्ट आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत डायरेक्ट वहाँ से ट्रांसफ़र होके इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से जोड़ के एक ऑफिस को बनाया गया ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप, ठीक है। 7 8 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, कौन से उसमें, तो 1926 फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 के तहत स्टैब्लिश किया गया। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है। पहली बार सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है। प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया टू इंक्वायर इनटू, ठीक है, बजट authorize the provincial legislature to enact their budget. It provide for the appointment of statutory commission to inquire and report on the working after 10 years, ठीक है। A statutory commission to be appointed in 10 years फॉर रिव्यू। और ये भी कहा गया कि हम आपका एक कमीशन जो है उसको 10 साल बाद हम लोग जो है बनाएंगे, और वो देखेगा कि ये जितने भी हमने चीज़ें बनाई हैं, ये डायरकी, बाय कैमरलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, हाई कमिश्नर, पब्लिक सर्विस, क्या ये सब इंडिया का गवर्नेंस में फ़ायदा कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। इसको देखते हुए हम 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे, आगे चल के यही चीज़ आपकी साइमन कमीशन बनेगी, ठीक है। अब बात आती है आपकी द साइमन कमीशन ऑफ 1927। यहाँ पे हम 2 मिनट इसको रोकते हैं और हम चलते हैं अपने एक नए चीज़ पे, ठीक है। द साइमन कमीशन, ठीक है, लेट्स गो। अब हम क्या करते हैं, द
साइमन कमीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं द साइमन कमीशन। अब क्या है साइमन कमीशन? ठीक है, देखो पहली चीज आती है, इन नवंबर 1927 itself the British government announced for the appointment of a 7 members। पहली चीज इसमें देखते हैं हम, नवंबर 1927, 2 years before appointed। ठीक है, सबसे पहले तो इसे 2 साल पहले 1927 में, इसे 1930 में आना था, इसको 1927 में ही लेके आया गया 7 member बॉडी। ठीक है, 7 members की ये बॉडी थी। ठीक है, 7 members बॉडी थी। स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, चेयरमैनशिप ऑफ होम, सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में इसको लेके आया गया टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन रीजन क्या था? रीजन टू रिपोर्ट ऑफ इंडिया to report on India under its new constitution, under its new constitution। ठीक है, आपका ये जो 1919 का एक्ट लेके आया गया था, इसका इंडिया की गवर्नमेंट में कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं, इसको देखने के लिए इस साइमन कमीशन को लाया गया। ठीक है, इसको देखने के लिए पहली बार इस साइमन कमीशन को लाया गया। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस द पार्टीज बॉयकॉट। अब क्या हुआ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिश थे, लेड टू बॉयकॉट। हेंस इंडिया के जो आपके लोग थे, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने कहा ये बताओ अगर हमारे ऊपर जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए भाई वो हमारे ऊपर लगाए गए, तो आप इंडिया की रिपोर्ट को बनाने के लिए इंडियन मेंबर्स को छोड़ के आप साथ के साथ ब्रिटिश के मेंबर्स को उठा के लेके आए। भाई ना तो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स झेली, ना तो उनके ऊपर वो रूल्स लागू हुए, तो कैसे वो बता सकते हैं? ठीक है, तो अगर आपको कोई स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना ही है तो उसमें आपको इंडियन मेंबर्स को रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो सातों मेंबर्स थे, सातों के सातों आपके ब्रिटिश मेंबर्स थे, हेंस इंडिया में इसको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, the commission submitted report in 1930 and recommended the abolition of diarchy. However, the commission submitted its report in 1930 and इसमें ये बताया गया, पहली चीज़ है एबॉलिशन ऑफ डायरकी। इसमें पहली चीज़ बताई गई, फर्स्ट थिंग्स, एबॉलिशन ऑफ डायरकी। इन्होंने कहा कि ये जो डायरकी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसको पहली चीज़ तो ख़त्म करो। ठीक है, इसको पहली चीज़ तो आप ख़त्म करो। ठीक है, इसमें डायरकी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की बात करी गई। दूसरी चीज़ क्या कहा गया, इन्होंने कहा, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, आपको ब्रिटिश और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन आपको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, देखो इंडिया में जो स्टेट्स थे, प्रेजेंट टाइम पे आप कैसे स्टेट देख रहे हो, आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो, बिहार देख रहे हो, हाउएवर पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले जो आपका ब्रिटिश जो थे, जिस समय वो इंडिया में आए और जिस समय वो इंडिया में रहते थे, ठीक है,
इंडिया में कहीं पे आपका एकदम ही राजशाही चल रही है, कहीं पे एकदम ही राजशाही खत्म हो चुकी है, ठीक है। कहीं पे लोग एकदम ही राजा के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं पे राजा महाराजा का, कहीं पे प्रिंसेस का शासन है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट चल रहा था, कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। तो इसकी साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये चीज़ बताई गई कि पहली चीज़ तो आप इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड करो। जिस स्टेट पर ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत सेंट्रल कंट्रोल है, उनको आप ब्रिटिश स्टेट्स के अंदर में रखो, और बाकी स्टेट्स जिनमें राजा राजा महाराजा या प्रिंसेस राज करते हैं, उनको प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में रखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिस्टम बनाया गया कि आपका साइमन कमीशन ने ये चीज़ कही कि आप इस तरीके से इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको आप इस्टेब्लिश करो। दूसरी चीज़ आती है आपकी दूसरी चीज़ आपकी आती है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, कंटिन्यूएशन। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो आपका कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रहने दो, उसको ख़त्म मत करना, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी आती है, टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर, 3 राउंड टेबल टेबल कॉन्फ्रेंसेस, देखो, अब ये जितनी भी रिकमेंडेशन आपका, ये जो तीनों रिकमेंडेशन आपकी जो साइमन कमीशन ने दी, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपके इंडियन पॉलिटिशियंस जो थे, दे वर एगिटेटेड, एगिटेटेड, ठीक है, एगिटेटेड। कौन थे? तो आपके इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन जो थे, इंडियन पॉलिटिशियंस, ये एगिटेट हो गए इन तीनों से, ठीक है। भाई हमको क्या ज़रूरत थी कम्युनल इलेक्टोरेट की, आपने हमारे सर पे ला के रख दिया, ठीक है। हमें डायरकी चाहिए थी, उसे आप कह रहे हो ख़त्म करने को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियंस को एगिटेट कर दिया गया। इस एगिटेशन को देखते हुए ब्रिटिश ने आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करवाने की सोची। अब क्या हुआ, of the representative of the British government, British India and princely state. On the basis of discussion, white paper and constitutional reform was prepared and submitted for the consideration of joint select committee. ठीक है। अब यही इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके तहत आपका आगे चल के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसको क्यों किया गया था, इसमें आपके डेलीग्रेट्स आए थे, डेलीग्रेट्स फ्रॉम, कहाँ के डेलीग्रेट्स आए थे, सबसे पहले आपकी ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया, आपकी प्रिंसली स्टेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टीज, ठीक है, आपके इंडिपेंडेंट पार्टीज के डेलीग्रेट्स आए थे। और आपके कौन कौन सी डेलीग्रेट्स आए थे, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये 3 मेजर ऐसे थे जिनके डेलीग्रेट्स यहाँ पे बुलाए गए थे। डेलीग्रेट्स का क्या मतलब है, मेंबर्स को बुलाया गया था, किस लिए, फॉर डिस्कशन डिस्कशन फॉर डिस्कशन, किस चीज़ की डिस्कशन, फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स टू बी बॉट, ठीक है। आपके रूल्स एंड रिफॉर्म्स, इसको लाने के लिए इंडिया में कौन से रूल्स एंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको लाने के लिए आपका इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, एक कम्युनल अवार्ड को लाया गया अगस्त 1932 में, ठीक है। अब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड,
कम्युनल अवार्ड का क्या कॉन्सेप्ट था? पहली चीज़ ये होती क्या है, ठीक है? इन अगस्त 1932 रामसे मैकडॉनल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज which came to be known as communal award, a scheme for the representation of minorities। ठीक है, आपका एक स्कीम लाई गई फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज बाय रामसे मैकडॉनल्ड इन 1932। ठीक है, 1932 में आपकी रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा इसको स्कीम को लाया गया ताकि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको देना कहा था, तो लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन मिलने से होता क्या? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग से क्या होता? फॉर आपकी कंडीशन को सुधारने के लिए, फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, उनकी कंडीशन को, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए उनको लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी गई। ठीक है, ताकि वो अपने लिए लॉज बना सकें और अपनी कंडीशन को सुधार सकें। ठीक है, द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख, इंडियन, एंग्लो इंडियन बट एक्सटेंड इनटू डिप्रेस क्लासेस टू। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या कहा गया? इसमें पहली चीज़ इसमें कही गई कि हम कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका सेपरेट इलेक्टोरेट दिया किसको गया था? हमने सिख को दिया था, ठीक है, क्रिश्चियंस को दिया था, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, आपके यूरोपियंस। लेकिन कैच, यहाँ पे आपकी जो डिप्रेस्ड क्लास है इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी गई। अब डिप्रेस क्लास में कौन आता है? कि शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी गई। ठीक है, नाउ गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरटुक द फास्ट ऑन टू दैट। गांधी जी opposed it and led on a fast on to डेथ। गांधी जी ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से जो है अपोज किया और कहा कि वो आगे अपना डेथ तक उस फास्ट को रखेंगे टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द डिप्रेस क्लास। द एग्रीमेंट केम टू बी नोन एज पूना पैक्ट। ठीक है, आगे चल के एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, आगे चल के आपका गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसी एग्रीमेंट को आपका पूना पैक्ट कहा गया। Later on, an agreement was signed between Gandhi ji and Ambedkar on behalf of depressed class, came to be known as पूना पैक्ट। ठीक है,
आगे चल के गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक आपका एग्रीमेंट साइन होता है। अंबेडकर जी आपका माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं, और इसी चीज़ को आगे चल के पूना पाठ कहा जाता है। ठीक है, अब आता है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट एक्ट। ठीक है, उसके बाद एक और एक्ट आएगा, लेकिन वो इतना नहीं कंपल्शन है। ये एक्ट आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्ट आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। दिस एक्ट मार्क्ड अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इसमें आपके टोटल कितने 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे। 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ठीक है, इसमें आपके 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। द फीचर्स, अब बात आती है इसके फीचर्स की। ठीक है, ठीक है, इसके फीचर्स, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टेंट ऑफ प्रिंसेस एंड प्रोविंसली स्टेट एज यूनिट। ठीक है, क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश करने की बात करी गई, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में आएगा कौन, तो प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन द टर्म ऑफ फेडरलिस्ट। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, आपका पावर्स को डिवाइड किया गया। अभी तक जो आपका ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट था, उसको अब 3 तरीके की लिस्ट में चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज आती है आपकी फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट। दूसरी आती है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, करेंट लिस्ट। ठीक है, तो आपका फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में आपकी कितने 59 आइटम्स को रखा गया, आपकी प्रोविंशियल लिस्ट में आपके 54 आइटम्स को रखा गया, और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स को रखा गया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास थी। रेजिडुअरी पावर्स वाज गिवन टू, अब इन तीनों की रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर, क्योंकि कुछ पावर्स ऐसी होती, देखो रेजिडुअरी पावर क्या है, मान लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपकी ना तो सेंटर में आते हैं, ना फेडरल में आते हैं, ना आपके कंकरेंट में आते हैं। रेजिडुअरी पावर्स, इसका जो रेजिडुअरी पावर्स आपके दे दी गई किसको, तो रेजिडुअरी पावर्स आपकी दे दी गई गिवन टू वायसरॉय। ठीक है, आपकी रेजिडुअरी पावर्स वायसरॉय को दे दी गई। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। ठीक है, बट आपका ये जो फेडरेशन था, आगे चल के आप देखोगे कि ऐसा कोई फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज आती है, इट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे चल के अब देखो, इट एबॉलिश डायरार्की इन द प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया गया। इट एबॉलिश डायरार्की इन द प्रोविंस, एबॉलिश ऑफ डायरार्की इन प्रोविंस। ठीक है, आपका प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया गया एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया।
ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि in the places the provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. The provinces were allowed to act as autonomous, autonomous मतलब independent institutions in their sphere. ठीक है, अपने स्फीयर में आपका जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, वो ऑटोनॉमस वे में एक्ट कर सकते थे। ठीक है, the act introduced responsible government in provinces and the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislation. The governor was to act on the advice of provincial legislation. लेजिस्लेचर, ठीक है, आपका जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसकी एडवाइस पर ही आपके जो गवर्नर हैं वो एक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। ठीक है, हाउएवर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कंटिन्यू इन 1939 में इस पूरे को डिसकंटिन्यू किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, एडॉप्शन ऑफ डायरकी, कहाँ पे? तो एट सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, कंसिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल सब्जेक्ट को आपके दो में डिवाइड किया गया, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट को आपको दो तरीके से डिवाइड किया गया, रिजर्व एंड ट्रांसफर। हाउएवर द प्रोविंस of the provisions of that did not came into operation. It introduced bicameralism in 6 of the 11 provinces. Introduction of bicameralism in 6 out of 11 provinces. ठीक है, मैंने बायकैमरलिज्म आपको ऑलरेडी बताया था कि बायकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना, आपका अपर और लोअर में। ठीक है, वैसे ही तो आपका बायकैमरलिज्म में आपका 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म को अप्लाई किया गया। थस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस फॉर बायकैमरल। कहाँ पे अप्लाई किया गया? तो आपका बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, इतने एरिया में आपका जो था लेजिस्लेशन, ठीक है, उसे बायकैमरल बना दिया गया। नाउ इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, women एंड लेबर। सेपरेट इलेक्टोरेट extended to scheduled caste, women एंड लेबर। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर तक जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको फैला दिया गया। ठीक है, नाउ it abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for India will be provided by the team of advisors. Abolition of the Council of India. Abolition of Council of India established by Government of India। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से इसको लाया गया था।
उसके तहत अब आपकी ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी इसको ख़त्म कर दी गई एंड सेक्रेटरी टू बी एडवाइज्ड, सेक्रेटरी को एडवाइस देगा कौन, तो सेक्रेटरी को एडवाइस दिया जाएगा बाय अ टीम ऑफ एडवाइजर्स, ठीक है, एडवाइजर्स की टीम के द्वारा सेक्रेटरी को एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है। नाउ इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर द वोटिंग राइट, ठीक है। आपकी जो फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताई थी, फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंचाइजी था, ठीक है, फ्रेंचाइजी एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, मैंने आपको फ्रेंचाइजी का मतलब बताया था, जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो आपका वोट दे सकते हैं, 10% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन इनके तहत में आपकी लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, ठीक है, आपका एजुकेशन प्रॉपर्टी या टैक्स के बेसिस पे ही आप केवल वोट दे सकते थे, ठीक है। और क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट, टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट, ठीक है, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, बट ऑल्सो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन एंड अ जॉइंट पब्लिक कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है। नाउ इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट सेट अप इन 1937, establishment of a फेडरल कोड, आपका एक फेडरल कोड जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया जो 1937 में एक्चुअली आपका इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। फिर आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो तो आपका ख़त्म हो गया, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये वन ऑफ द मेजर एक्ट माना जाता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट टाइम का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो आपके इसी एक्ट से लिए गए हैं। हाउएवर एक अंतिम एक्ट आपके पास और बचता है, उसे कहते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट की खासियत ये है, ये आपका तब आया जब इंडिया आपका एक्चुअली में इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एक्ट ऑफ 1947 ऑफ 1947, ठीक है, the Indian Independence Act of 1947. Now, on February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared, देखो अब क्या हुआ, ठीक है। Now, अब क्या हुआ, on 20th February 1947, on 20th February 1947, British PM, British PM, who was a Clement Attlee, क्लीमेंट एटली ने क्या किया, डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड ऑन 30 जून, डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया टू बी एंड ऑन 30 जून 1948,
30 जून 1948 में आपका जो ब्रिटिश आपके जो 20 फरवरी 1947 में जो ब्रिटिश के पीएम थे क्लेमेंट इटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज जब आपका जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो आपका 30 जून 1948 को ख़त्म हो जाएगा. After which the power would be transferred to responsible Indian hand. This announcement was followed by agitation by the Muslim League demanding partition of a country. ठीक है, इसने क्या किया? After which agitation was started by मुस्लिम लीग. ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा एगिटेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया. क्यों? फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री विच आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट. ठीक है, ब्रिटिश cleared it that the constitution made by the constituent assembly would not apply to अनविलिंग एरियाज. ठीक है, मान लो कोई ऐसा एरिया है इंडिया में जो आपका इंडियन फेडरेशन में इंडियन यूनियन में नहीं रहना चाहता, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो वहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा. ठीक है, ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन द वायसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द उसी सेम डे पे आपके जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो उस समय आपके वायसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने पार्टीशन का जो आपका एक्ट था उसको सामने रखा. पार्टीशन plan known as the Mountbatten Plan. ठीक है, this plan was accepted by the Congress and the Muslim League. At the same day, the Mountbatten plan was put forth by Viceroy Mountbatten. Later on इसको accept किया गया. इस Mountbatten plan को accepted by Muslim League and Congress. ये जो माउंटबेटन प्लान था, जो बेसिकली इसे पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसी के तहत आपका जो इंडिया है उसका पार्टीशन किया गया था. ठीक है, उसे रखा गया. हाउएवर इसको इंडियन कांग्रेस ने प्लस आपका जो मुस्लिम लीग था, दोनों ने ही एक्सेप्ट किया. ठीक है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज. ठीक है, अब देखो ये जो आपका है 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आपका लास्ट एक्ट है और इसकी सर्टेन कुछ फीचर्स हैं. ठीक है, ठीक है, इसके आपके कुछ सर्टेन फीचर्स हैं. अब देखो, पहली चीज क्या है? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट. इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया and declare it a sovereign state. इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया गया और इंडिया को एज अ सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया. प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, creation of 2 independent dominion
कौन से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन? इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। abolish the office of viceroy, provide for each dominion a governor general who has to be appointed by the British king on the advice of dominion। abolition of abolition किसका किया गया? viceroy, abolition of viceroy and appointment of a governor general, and the governor general be appointed by British king, British king, British king in on the advice of Dominion cabinet, on the advice of Dominion कैबिनेट, ठीक है। आपका जो वायसरॉय का आपका जो वायसरॉय का ऑफिस था अभी तक, जो आपका वायसरॉय जो आपका डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में काम करता था, उस वायसरॉय के ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पे कहा गया कि आपके दोनों जो डोमिनियंस बनाए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान, उसमें गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। गवर्नर जनरल आपका ऐसे नहीं कि ब्रिटिश किंग कोई भी गवर्नर जनरल अपॉइंट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, डोमिनियन में जो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट बनाई जाएगी, उस कैबिनेट की एडवाइस पर जो आपके ब्रिटिश किंग है वो एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। गिव पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, assemblies to frame and adopt the constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वहाँ के दोनों ही डोमिनियंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको पावर दी गई कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाइए, फ्रेम करिए और उसका अडॉप्ट करिए, ठीक है। नाउ इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नाउ एबॉलिशेस द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर। एबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। abolition of office of secretary of state of India, power transfer to secretary of commonwealth। देखो अभी इस लाइन को थोड़ा ठीक से समझना। आपका अभी तक जो इंडिया में जो आपका सेक्रेटरी का ऑफिस बनाया गया था, जो आपका डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करता था, ठीक है, उस ऑफिस को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर आपका ये जो इस ऑफिस की जितनी भी पावर थी वो आपकी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब बात आती है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी थे कौन? तो देखो बेसिकली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जब ब्रिटिश आपका धीरे धीरे करके ना कॉलोनीज को छोड़ने लगी, ठीक है, जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो थी वो अपनी सारी कॉलोनीज को छोड़ने लगी। अब ब्रिटिश को ये लगा कि अगर हम सारी कॉलोनीज को छोड़ देंगे तो भाई हमारा कनेक्शन कैसे मेंटेन रहेगा, तो ब्रिटिश ने कॉमनवेल्थ करके एक ग्रुप बनाया जिसमें जितनी भी पुरानी कॉलोनीज थी उन सबको मिला दिया गया, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। इसी चीज़ को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा गया। तो उसके एक सेक्रेटरी बनाए गए। इंडिया के सेक्रेटरी की जितनी भी पावर थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसकी पावर उठा के आपके सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट ईदर टू जॉइन द डोमिनियन और पाकिस्तान। सेम वही चीज़, आपका जो प्रिंसली स्टेट्स है, आपके प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इधर ज्वाइन कर सकते थे, कुड ज्वाइन ईदर डोमिनियन, ठीक है।
या तो इंडिया के डोमिनियन को ज्वाइन कर ले या वो पाकिस्तान के डोमिनियन को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आपके जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये पावर दी गई। इट प्रोवाइड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियन एंड द प्रिंसली प्रोविंसेस। It deprived the British monarch of his right to veto bill and asked for reservation on certain bills. But this right was reserved for the Governor General. The Governor General have full power to dissent to any bill in the name of his mastery. ठीक है। It deprived the British monarch of the right to veto bill. अब देखो इस वाले का ये सारी चीज़ें, जैसे इट डिजाइन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये सब बहुत ही जनरल सी बात है। आफ्टर दिस आपका इस वाली जो एक्ट को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाने लगा, और आपके पास धीरे धीरे करके इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी तरह से इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, दीज वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट ड्रॉप द टाइटल of गवर्नमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। एम्परर ऑफ इंडिया ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। जो किंग ऑफ इंग्लैंड था उनके पास अभी तक जो इंडिया के राजा होने का रॉयल टाइटल था उसको हटा दिया गया और लेटर ऑन उसको ख़त्म कर दिया गया। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त द ब्रिटिश केम टू एंड एंड द पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, ठीक है। पहले आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के बने लॉर्ड माउंटबेटन, और आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई होप सो आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ये जो कुछ भी है, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आप इसको देख लीजिए, और या सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। हमने अपना कंपनी रूल हमने देख लिया, हमने क्राउन रूल के सारे फीचर्स को देख लिया है। सो या विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।